हेलो स्टूडेंट्स, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तक हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। ठीक है, कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम पढ़ते हुए अभी तक आए हैं और आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी किताब देखते हो या कुछ किताबों में देखते हो तो इसका नाम किरणों का निकाय के नाम से भी आपको ये देखने को मिलता है। चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमें सिर्फ द्रव्यमान केंद्र के बारे में चर्चा नहीं करनी है, हमें कुछ और चीजों के बारे में भी चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम द्रव्यमान केंद्र रखना, इस चैप्टर का नाम द्रव्यमान केंद्र रखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान केंद्र जो है या सेंटर ऑफ मास जो है, इसका सेंटर पॉइंट बन सकता है या उसी के अबाउट हम सारी चीजें करने वाले हैं, उसी के अराउंड हम सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कणों का निकाय जो हमें पढ़ना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो हमें देखना है, उसमें हमें क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान केंद्र की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अपना चैप्टर का नाम लिख लीजिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कणों के नहीं, कणों का निकाय। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर का नाम है। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता ही दिया कि सबसे पहले हम द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, किसी का द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार से पता करते हैं, किसी सिस्टम का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र आपको कैसे पता चलेगा या क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान को निकालना हम सीखेंगे पहले पार्ट में। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र को निकालना सीखेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे संवेग संरक्षण पर सवाल, संवेग संरक्षण का कंसेप्ट, संवेग संरक्षण का कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट द्रव्यमान केंद्र भी, ऑब्वियसली द्रव्यमान केंद्र के ऊपर ही सब कुछ आधारित होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और संवेग संरक्षण का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं और कई जगह ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आप पहले से जानते हो, थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो, ये अपनी छोटी क्लासेस के अंदर आपने संवेग संरक्षण के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी है, जब हम गन और रिकॉइल वेलोसिटी वाले सवाल करते थे, बुलेट और गन वाले सवाल आपने किए होंगे। ठीक है, बंदूक से गोली चलती है तो बताइए उसका बंदूक जो होगी वो पीछे किस वेग से जाएगी। तो ये सब सवाल जो होते हैं संवेग संरक्षण से ही आपको करने हैं। ठीक है, जाने अनजाने आपने किए हैं उससे, लेकिन अभी हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो हम यहां देखने वाले हैं, तीसरी चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका इंपल्स। ठीक है, या इंपल्स से पहले कहें तो इंपल्स से पहले हम देखने वाले हैं टक्कर। टक्कर, कोलिजन के बारे में हम चर्चा करेंगे, कोलिजन पढ़ेंगे। कोलिजन पढ़ेंगे जिसके अंदर आप देखोगे कि जब दो पार्टिकल टकराते हैं, दो बॉल्स लेंगे, दो पार्टिकल्स लेंगे, उनको आपस में टकरवाएंगे तो 1D में टकरवाएंगे, हेड ऑन कोलिजन होंगे। ठीक है, 2D में टकरवाएंगे। उन सब चीज़ों को देखेंगे, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, इन सबको हम देखते हुए चलेंगे और फिर हम लास्ट में देखेंगे इंपल्स, इंपल्स का कंसेप्ट और इंपल्स पे सवाल। ठीक है, तो ये सब चीजें लेते हुए हम चलते हैं और आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्या, द्रव्यमान केंद्र की कैलकुलेशन, कैसे द्रव्यमान केंद्र को फाइंड किया जाए, कैसे द्रव्यमान केंद्र को निकाला जाए। ठीक है, तो ये तो आप अपने जो फ्रंट पेज है इस चैप्टर का, उस पर ये चीज बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको ज्ञात रहे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम कहां किस जगह पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। क्या समझ में आता है हमें इस वर्ड से, द्रव्यमान केंद्र से या सेंटर ऑफ मास से हमें क्या समझ में आता है? हमें देखना ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास, तो मास का कोई सेंटर होगा, द्रव्यमान का कोई केंद्र होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु जहां पर पूरे के पूरे द्रव्यमान को माना जा सकता है, ऐसा एक बिंदु द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, जो कि कई किताबों में डेफिनेशन मैंने देखी है और कई लोगों ने आपको बताई भी होगी कि डेफिनेशन होती है, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु नहीं है जहां पर मास को माना जा सकता हो कि मास इस जगह पर रखा है। मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है, जैसे कि ये मेरे पास डस्टर है। ठीक है, तो इस डस्टर को मैं देखूं तो मैं मानना चाहता हूं कि किसी एक बिंदु पर मैं इसका मास एकत्रित मान लूं। ठीक है, तो कहां पर मानूं, वो बिंदु कहां पर होगा?
ठीक है। तो ऐसा कोई बिंदु अगर निकाल पाता हूं तो उस बिंदु को मैं इसका द्रव्यमान केंद्र बोल दूंगा। तो ये डेफिनेशन गलत है, ठीक है। कई जगह पर इसको, ये किताबों में इसलिए है या कुछ लोग इसलिए बताते हैं इसको क्योंकि कई जगह पर एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। ये चीज एप्लीकेबल हो रही है, कई जगह पर हमारा काम निकल जाता है उस चीज को मानने से, तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हमेशा ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो द्रव्यमान केंद्र है क्या फिर? तो फिर द्रव्यमान केंद्र है क्या? तो हम द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन से पहले कुछ समझते हैं कि द्रव्यमान एक्चुअली निकाला कैसे जाता है, द्रव्यमान होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो मासेस हैं, दो द्रव्यमान है आपके पास, ठीक है। पहला है आपके पास कितना, 1 किलो का, 1 किलो में मान लेता हूं, और दूसरा आपके पास 2 किलो का है। सिंपल से मैंने दो डेफिनेशन ले ली, ये 2 किलो का आपके पास द्रव्यमान है, ठीक है। ये कुछ मान लेते हैं कि 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 3 मीटर की दूरी पर ये आपके पास रखे हुए हैं, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर ये रखे। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इनका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा, इनका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा? तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको बोलना है कि ये जो मेरा पहला 1 kg वाला मास है, मैं मान लेता हूं, वैसे इसको भी मान सकता हूं, इसको भी मान सकता हूं, किसी को भी मान सकता हूं। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो मेरा मास है ये 0,0 पर रखा हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिन पर रखा हुआ है। 2 kg वाला जो मास है ये कहां पर हो जाएगा? ये 3,0 पर हो जाएगा, ये 3,0 पर हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो मुझे पता चल गया कि ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होते तो कुछ इस प्रकार से मुझे दिखाई देते। अब मुझसे पूछा गया कि बताइए द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? द्रव्यमान केंद्र के लिए आपके पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ये है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स निर्देशांक अगर सेंटर ऑफ मास का निकालना हो मुझे, आप यहां देख सकते हो कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। तो एक्स के अनुसार मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं और वाई के अनुसार मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो पहले एक्स की बात करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कह रहा है? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 अगर आप करोगे तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास, यहां कैलकुलेट करते हैं। तो xum क्या आ जाएगा आपके पास? xum आ जाएगा, m1 कितना है? m1 है आपके पास 1 kg, तो 1 × 0 प्लस 2 × 3 बटे 1 प्लस 2, ठीक है। तो आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास कहां आ गया है? सेंटर ऑफ मास आ गया आपका 3 दूनी 6, 6 बटे 3 यानी कि 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसका? 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसका? 2। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कहां पर होगा? तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो दिख ही रहा है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर क्या होगा? देखो, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपके पास y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखो निकाल लो क्या कितना है? m1 क्या मान लो 1 और y1 कितना है 0, ठीक है। m2 कितना है 2, y2 कितना है 0, ठीक है। अपॉन 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो YCM का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। ये हमें वैसे ही पता चल रहा था कि इनका जो मास है ये दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पर ही हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी एक्स एक्सिस पर ही आना चाहिए, ठीक है। जनरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर आना चाहिए। वाई एक्सिस में कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो वाई एक्सिस में कुछ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास आया वो कहां पर आया? कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। तो दिस इज 0, दिस इज 3, तो ये 2 यहां पर होगा कहीं 2। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर 2,0 पर आ जाएगा, यहां पर 2,0 पर आ जाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा, ये तो हमने इसका सेंटर ऑफ मास पता कर लिया कि 2,0 पर आने वाला है या आएगा। फॉर्मूले भी हमें पता है, यही इसकी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अच्छा, अब इसी चीज को, इसी एग्जांपल को हम एक अलग मेथड से करने का प्रयास करते हैं, है ना, और देखते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं और वापस लिखता हूं। तो सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं, जैसे एक्स COM और वाई COM मैंने लिखा था, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं सिर्फ आर COM के फॉर्म में, मतलब मुझे इसका वेक्टर चाहिए, आर COM वेक्टर चाहिए, मतलब मुझे आर COM का पोजीशन वेक्टर चाहिए। आर COM कहां पर उसकी पोजीशन मुझे चाहिए, तो आर COM पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर, ठीक है। ऐसे जितने भी आपके पास पार्टिकल हैं mn/n वेक्टर बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 कहां तक mn तक,
ये आपकी परिभाषा हो जाएगी, है ना। अब इसमें एक्स एक्सिस में है तो एक्स में लगा लो, वाई एक्सिस में है तो वाई में लगा लो, जेड एक्सिस में है तो जेड में लगा लो, जिस भी एक्सिस में है, दो में है तो दोनों में लगा लो, तीन में है तो तीनों में लगा लो। ये कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, हमें इसको कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में या अच्छे से मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको समेशन सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर बटे सम ऑफ एम आई वेक्टर, ये लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल ये लिखा जा सकता है ना। तो ये आर स्यू एम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी अनुसार अगर एक्स यू एम लिखना होता, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। तो अगर एक्स यू एम लिखना होता तो कितना हो जाता? एक्स यू एम हो जाता समेशन एम आई एक्स आई। अब x में वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, है ना। x में वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ x एक्सिस में है तो एक ही डायरेक्शन में है, तो प्लस माइनस जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनके अनुसार हम रख देंगे, हमें वेक्टर लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। और नीचे समेशन एम आई। वाई सी एम निकालना होता तो वाई सी एम क्या होता? समेशन एम आई वाई आई अपॉन समेशन एम आई, ठीक है। और जेड सी एम निकालना होता तो जेड सी एम क्या होता? ये होता आपके पास समेशन एम आई जेड आई, ठीक है, अपॉन समेशन एम आई। ये आपके पास वैल्यूज आ जाती है, ये आपके पास वैल्यू आती है, ये फॉर्मूले आपके पास हो जाते हैं। इन फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो और किसी भी पार्टिकल सिस्टम का आप सेंटर ऑफ मास पता करते हो, उसमें कितने ही पार्टिकल्स क्यों ना, ठीक है। अच्छा, ये बात हुई। हम बात कर रहे थे कि हम ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसको हम फिर से करने का प्रयास करते हैं, तो हम लेते हैं, चलिए हम इसको हटा देते हैं फिर से, है ना। ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दी ताकि आपको एकदम ज्ञात हो जाए कि क्या क्या हमें करना है ना। ये वेक्टर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है और पोजीशन वेक्टर भी हमने यहाँ पर लिखा है। जो हमने x2 लिखा था वो लिखा था हमने 3, तो 3 क्या था? एक तरह से पोजीशन वेक्टर ही था उसका, है ना, पोजीशन वेक्टर ही था। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को छोड़ देता हूँ, मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को छोड़ रहा हूं, है ना। और मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये 1 kg है और ये 2 kg है, ये 1 kg है और ये 2 kg, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, तो मैं उस चीज को इस्तेमाल करता हूं। सेंटर ऑफ मास कहां पर है? यहां पर 2,0 पर है, 2,0 पर है, ठीक है। अच्छा, ये कितना है? 2,0, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी थी? 3 मीटर, मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। 3 मीटर इनके बीच की दूरी थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सेंटर ऑफ मास से इनकी दूरी पता करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ये हो जाएगी आपके पास 2 मीटर, ये दूरी 2 मीटर, ठीक है। और ये वाली दूरी हो जाएगी आपके पास 1 मीटर, 1 मीटर, ये दूरी हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर और 1 मीटर, ये सेंटर ऑफ मास के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहता हूं कि सेंटर ऑफ मास से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1 kg का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं? -2i कैप, हाँ के ना, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास से 2 kg का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो लिख सकता हूं 1 × i कैप, यानी कि i कैप। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, अगर आपको इनके पोजीशन वेक्टर्स मिल गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि mi, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर करके बताएं, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर करके बताएं, तो आप क्या लिखेंगे? m1 के मान कितना है? 1, ठीक है। r1 वेक्टर का मान कितना आ रहा है? -2i कैप, ठीक है, प्लस m2 वेक्टर का मान कितना है? 2, और r2 वेक्टर का मान कितना आ रहा है? प्लस i, ठीक है। ये आपके पास होता, तो आप देखो कितना आ जाएगा? -2i कैप प्लस 2i कैप, ये कितना आया? ये कितना आया? ये 0 आया, ये 0 आया, ठीक है, ये 0 आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, लिख सकते हो आप अगर चाहो तो, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, वह बिंदु है जहां m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस कहां तक, जहां तक भी आपके पार्टिकल हैं mn rn वेक्टर का योग 0 के बराबर आए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर ये जो योग है ये 0 के बराबर आए, या फिर हम लिख सकते हैं समेशन सिग्मा एम आई आर आई, ठीक है, ये 0 के बराबर हो। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि हमने कहां पर निकाला है ये, हमने इसको पोजीशन, हमने ओरिजिन हमारा कहां पर मान लिया है? हमने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर ही मान लिया है, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन मानता हूं और इनका सम निकालता हूं तो मुझे पता चलेगा कि इनका जो सम होगा, इनका जो वेक्टर सम होगा, इनका जो योग होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, ये 0 के बराबर आएगा,
ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट जहां पर इनका योग शून्य के बराबर आ रहा हो, या योग शून्य के बराबर आ रहा हो, तो वो पॉइंट जो होता है, वो बिंदु जो होता है, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है, ना कि जहां पर हम मान लेते हैं कि मास कहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जो सही परिभाषा है वो ये है, जो सही परिभाषा है वो है जो मैंने आपको बताई कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो MI/RI का सम होता है वो 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। यहां पर हमने क्या मान लिया, यहां पर हमने मान लिया है कि यहां पर 2,0 के ओरिजिन, मतलब इन द सेंस हम कह सकते हैं कि यहां से आपने डिस्टेंसेस को मेजर करना स्टार्ट किया है। ठीक है, यहां से आप पोजीशन वेक्टर देख रहे हो सबका, तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की परिभाषा। और सेंटर ऑफ मास की परिभाषा जो है वो गणितीय है ना। इसकी परिभाषा जो हम फिजिकल मीनिंग देखना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, वो फिजिकल मीनिंग जो है वो हम सही नहीं बना पाते, इसलिए हम इसकी परिभाषा जो है वो गणित ही देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ा जाए और चीजों को सीखा जाए। तो हमने सेंटर ऑफ मास की परिभाषा समझी है, अभी परिभाषा क्या होती है। अब इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर ही हम सब चीजों को समझते चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस बहुत करने को इसके अंदर मिले। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन देखते जाना है, खुद से ट्राई करते जाना है, और मैं बताता जाऊंगा तो करते भी जाना है। चले अब करते देखते हैं हम खूब सारे सवाल और सीखते जाते हैं कंसेप्ट्स को। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका है क्या वाई एक्सिस, और ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा चलो, आपके पास कुछ द्रव्यमान रखे हैं, कुछ द्रव्यमान है आपके पास। ठीक है, ये है 1 kg, फिर ये है 2 kg, फिर ये है 3 kg, फिर ये है 4 kg। ठीक है, ऐसे करके आपको 10 kg तक यहाँ पर द्रव्यमान रखे। ठीक है, ऐसे 10 kg तक आपने द्रव्यमान रखे हुए हैं, है ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके आपने ऐसे द्रव्यमान रखे हुए हैं। 1 kg वाला जो है वो रखा है आपका A,0 पर, 2 kg रखा है 2A,0 पर, 3 kg रखा है 3A,0 पर, 4 kg रखा है 4A,0 पर, और इसी तरह 10 kg रखा होगा कहाँ, 10A,0 पर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल्स का ये निकाय है जो आपके पास, बताइए कि इसका द्रव्यमान कहाँ पर होगा और किस पॉइंट पर इसका द्रव्यमान आ रहा होगा, है ना। तो द्रव्यमान नहीं, मतलब द्रव्यमान क्या है, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर आ रहा होगा, आपको पता करके बताना है। तो कैसे करें, कैसे करें भाई। अच्छा, वाई एक्सिस पर पहले बताओ, वाई एक्सिस पर क्या होगा। अगर मैं वाई SUM पूछता हूँ आपसे कि वाई SUM की वैल्यू क्या होगी, तो आप बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल बिना घबराए बोल सकते हो कि वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 आने वाली है, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई मास है ही नहीं, पॉइंट मास है, सारे के सारे एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर ही रिजल्ट आने वाला है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर कुछ भी नहीं आएगा। जेड SUM में पूछे आपसे तो जेड SUM भी 0 आने वाला है इसमें। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस का मुझे पता करना है कि एक्स SUM क्या आने वाला है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स एक्सिस पर जो आ रही है वो क्या है। ठीक है, तो पता कर लेते हैं इसको। तो एक्स SUM लिखनी है क्या, एक्स SUM इज इक्वल्स टू m1x1, m1x1 कितना हो जाएगा आपका 1 × 2a प्लस, या पहले फॉर्मूला लिख दूं एक बार, ताकि अभी आप नए नए हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो हम लिख लेते हैं एक्स SUM इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, कहां तक, m10x10 तक। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, m1 प्लस m2 प्लस m3, कहां तक, m10 तक। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक्स SUM कितना हो जाएगा, देखो जरा, एक्स SUM हो जाएगा m1x1, m1 कितना है भाई, m1 कितना है 1 kg, तो x1 कितना है a। ठीक है, m2 कितना है 2 kg, x2 कितना है 2a प्लस 3 × 3a प्लस कहाँ तक 10 × 10a। ठीक है, और नीचे आप लिखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, 10 तक। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आती बात समझ में। तो एक्स SUM कितना आएगा, देखो, अगर a ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। नीचे आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अप टू n स्क्वायर तक का फॉर्मूला क्या होता है, ये समेशन आता है आपके पास, समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है,
ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए तभी तो कर पाएंगे, है ना। और 1 + 2 + 3 का आपका समेशन आता है n तक सिग्मा n n × n + 1/2। ठीक है, यहां पर पुट कर दीजिए, n की वैल्यू क्या रख देंगे, n की वैल्यू 10 रख देंगे, n की वैल्यू 10 रख देंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर a × ऊपर देखिए तो n × n + 1 2 + 1 n यानी कि 10 + 1 और 2 × 10 + 1, ये तो आपके पास ऊपर आया और नीचे एक 6 आ जाएगा, तो ये a/6 मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अच्छा, और नीचे क्या आएगा n × n + 1, तो 10 × 10 + 1/2। ठीक है, ये देखो ये कट जाएगा, ये 2 3 6 भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21/3 यानी कि 7a। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहीं 7a पर यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, XCOM जो होगा वो 7a,0 पर आ रहा होगा, ये 7a पर आ रहा होगा, या फिर ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा 7a,0, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम, पता कर सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की अपने बात कर लिया। अब कितने ही पार्टिकल्स हो यहाँ पे, 100 पार्टिकल्स हो, 200 पार्टिकल्स हो, आपको फॉर्मूले के अंदर बस n की वैल्यू रखनी है, आप आंसर निकाल पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ऐसे छोटे मोटे सवाल हम करते रहते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं और क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेंटर ऑफ मास निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। चलेंगे, एक और एग्जांपल करके देखें। मान लीजिए आपके पास स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है आपके पास एक। ठीक है, ये इस तरह से स्क्वायर प्लेट है, एक और स्क्वायर प्लेट हमने यहाँ पर इस प्रकार रख रखी है, ये 2 स्क्वायर प्लेट है आपके पास। ठीक है, और एक और स्क्वायर प्लेट में यहाँ पर रखता हूँ इस तरह से, बिल्कुल इन दोनों के मिड पॉइंट को टच करती हुई। ठीक है ना भाई, साफ बना है, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये हुई बात। अच्छा चलो आगे चलो। तो देखो भाई, ये आपको दिया हुआ है कि जो प्लेट है इसकी साइड जो है वो a के बराबर है, ये साइड जो है वो a के बराबर है। ठीक है, तीनों सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्लेट्स हैं और इनकी साइड जो है वो a के बराबर है। और आपको बताना है कि ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। तो बता दे भाई, कैसे बताएं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कैसे बताएं, है ना। हम जानते हैं, फॉर्मूला तो हमें पता है कि XCOM इससे आएगा, XCOM = m1 x1 + m2 x2, ठीक है, mn xn अपॉन m1 + m2, ठीक है, mn तक। ये तो हमारे पास XCOM का फॉर्मूला है। और YCOM आएगा m1 y1 + m2 y2, या 3 है तो इसमें हम m3 y3 कर लेते हैं, अपॉन m1 + m2 + m3। ऊपर भी आप x में भी 3 कर लेता हूँ, तो इसमें पता चल जाएगा आपको, क्या पता है 3 है, तो m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लगना है, लेकिन x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, m3 की वैल्यू, ये कहाँ है, ये तो दिया हुआ ही नहीं है, कुछ इसके अंदर बताया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे करें इसको, हम क्या करें इसके अंदर, हम क्या करें इसके अंदर। देखो, सबसे पहली बात तो हम ये सीखते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए डिस्क है, ये आपके पास एक चकती है, ठीक है, बिल्कुल डिस्क बिल्कुल सर्कुलर है, इसके अंदर कोई भी कहीं से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और ये जो चकती है इसका जो मास है वो यूनिफॉर्म है, मतलब सब जगह बराबर बराबर मास फैला हुआ है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर लाई करेगा, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। ठीक है, इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर हमें इनका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, एक हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, वो इनके जो डायगोनल्स इनके जो कट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर सेंटर ऑफ मास इनका लाई करेगा।
है ना, आती है बात समझ में। ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास स्फीयर होता, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, उसके जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसके सेंटर पर उसका सेंटर ऑफ मास होता। रिंग होती तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, रिंग का सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पर होता। ठीक है, ट्राइंगल होता आपके पास, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, इनके जो मीडियन है, जहां मीडियन मिलेंगे सेंट्रोइड बनेगा। ठीक है, सेंट्रोइड पर इनका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो ऐसे इनके ज्योमेट्रिक सेंटर जो होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिक सेंटर जो होते हैं वहां पर हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। ठीक है, ये हमने क्यों सीखा अभी, क्योंकि हमें यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, इनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास की अगर बात करता हूं, इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास की अगर बात करूं तो इस वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल सेंटर पर होगा, इस वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पर होगा, और इस वाली प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस वाली सेंटर पर होगा। ठीक है, अब मुझे इनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पता चल गए हैं, तो हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अब निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने की कोशिश करता हूं, इनके कोऑर्डिनेट्स पता करता हूं और आंसर अपना लिखता हूं। ठीक है, इसके लिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा मेथड इजाद कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और टेबल में लिखेंगे पहले तो हम ऑब्जेक्ट का नाम, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, फिर हम उसके द्रव्यमान लिखेंगे, मास। ठीक है, फिर हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर हम उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कहीं से कहीं तक जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी कहाँ आ गए भाई, ए बी सी कहाँ आ गए। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। चलो आपको मास भी दिए हुए हैं कि इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है और इसका मास भी एम है, ये तीनों मास भी आपको दे रखे। ठीक है, तो मास भी आपके पास कितने हो जाएंगे, एम, ए का मास एम, बी का मास एम और सी का मास भी एम। ठीक है, अब देखो एक्स वाई, x1 x2 x3 कैसे निकाला जाए। देखो x पे पहुंचने के लिए आपको देखो यहाँ कितना चलना पड़ेगा, ये a/2 चले और a/2 ऊपर गए। ठीक है, तो a/2 तो a के लिए कितना हो गया, a का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, x की वैल्यू कितनी आई a/2 और y की वैल्यू कितनी आई a/2। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं, b को देखते हैं। तो b के लिए आप कहाँ चलना पड़ेगा, a चले। ठीक है, a चले प्लस a/2 चले, प्लस a/2 चले, तो ये कितना हो गया 3a/2 और ये कितना हो गया a/2। ठीक है, तो वहां क्या लिख देंगे हम, x कितना आ रहा है 3a/2 b के लिए और y कितना आ रहा है a/2, है ना, आती है बात समझ में। अच्छा, c की बात करें तो c के लिए कहाँ चलना पड़ेगा, हमें यहाँ पहुंचना है, तो इतना हम चले यहाँ से, इतना हम चले a, x में कितना चले a और y में कितना चलेंगे a, तो ये चले प्लस a/2 और, तो y में कितना चले 3a/2 और इसके अंदर कितना चले x में a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a और 3a/2। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम सारे कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए कि क्या क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब बस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, y के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, खत्म बात। कंफ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है इसके अंदर, है ना। तो हम लिख देते हैं xum इज इक्वल्स टू m1 x1 यानी कि m इंटू a/2 प्लस m इंटू 3a/2 प्लस m इंटू a अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 विच इज 3m। ठीक है, देखो कितना आएगा xum, ma/2 प्लस 3ma/2 प्लस ma अपॉन 3m, a/2 प्लस 3a/2 4a/2 2a 2a 3a 3a बटे 3। ठीक है, तो ये तो आ गया xum, आपके पास आ गया वैल्यू a, xum का वैल्यू आपके पास आ गया a। ठीक है, xcom तो आपको मिल गया, है ना। अब ycom निकालने की कोशिश करते हैं, y तो cm इधर निकाल लेते हैं, तो जगह है। ycom कितना होगा, m1 y1 ma/2 प्लस m इंटू a/2 प्लस m इंटू 3a/2। ठीक है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन मास टोटल कितना होगा 3m। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, ये हम दौड़ा दो सब जगह से, कितना a/2 प्लस a/2 से a 3a/2 प्लस a/2 इज 5a/2। ठीक है, a/2 a प्लस a 5a/2। ठीक है, और नीचे 3, तो 5a/6 आपके पास ycm आ जाए। वैल्यू मिल गई आपको, x की भी वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान है, कोई मुश्किल है इसके अंदर, कुछ नहीं है ना। चलो अच्छा और देखते हैं।
मान लो आपको ये दे देता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ऐसे आपने क्या किया है, यहां पर डिस्क रख दी है, डिस्क रख दी है, जो कि बहुत ही बुरी लग रही है। ये आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। ये दूसरी डिस्क रखी है, ठीक है। और एक डिस्क और हम रख देते हैं इनके ऊपर ही, जैसे कि हमने अभी प्लेट्स रखी थी वैसे ही हम डिस्क रख देते हैं। ठीक है, वही याद डिस्क लग रही है बिल्कुल। फिर से बना देते हैं ऊपर वाली। चलो इसमें काम चल जाएगा हमारा, है ना, इसमें हमारा काम चल जाएगा, ये समझ में आ रहा है। ये 3 डिस्क आपने रख रखी हैं, वैसे तो बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिस्क है, इसका रेडियस आपको दे रखा है, इसका रेडियस जो है आर के बराबर है, सबका रेडियस सब आइडेंटिकल है और रेडियस इनके आर के बराबर है। आइडेंटिकल डिस्क है, बिल्कुल समान, द्रव्यमान, एरिया वेरिया सब समान। आइडेंटिकल डिस्क, रेडियस आप ले लीजिए इसका आर के बराबर, ठीक है। द्रव्यमान भी इनका एमएम के बराबर ले लो, द्रव्यमान भी आप एम के बराबर इसका ले लो, ठीक है। चलिए भाई देखा जाए क्या होगा। द्रव्यमान की जगह हम क्या करते हैं ना, हम द्रव्यमान नहीं देते हैं, अभी इसके अंदर कुछ और करके देखते हैं। द्रव्यमान नहीं दिया है आपको इसके अंदर, आपको बस ये दिया है कि इसका रेडियस जो है आइडेंटिकल डिस्क है और रेडियस जो है इसका आर के बराबर है, आर के बाहर इसका रेडियस दिया हुआ है। अब पता करना है कि जो सिस्टम आपने बनाया है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम टेबल बनाते थे, तो हमने टेबल बनाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा मास है, द्रव्यमान है, ठीक है। ये x है और ये y है और ये y है, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को नामकरण कर देते हैं पहले हमने इनको नाम दे दिया है ए, बी और सी, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। तो नामकरण का कर दो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये आपने नामकरण यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये इनके सेंटर ऑफ मास, इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास इनके यहाँ पर हो गए, इनके खुद के सेंटर ऑफ मास हमें पता है, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता चलना है तो फिर हमारा काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। चलो पहले ए के लिए लिखते हैं, ए के लिए सेंटर ऑफ मास लिखें तो ए के लिए कितना होगा, एक्स में कितना जाना पड़ेगा आपको, एक्स में जाना पड़ेगा आपको आर, ठीक है। ये दूरी कितनी है, आर है, तो आर गए आप सेंटर ऑफ इसमें एक्स में, ठीक है। और वाई में भी आर गए तो आपको ए का मिल गया, एक्स में गए आप आर और वाई में भी आर, ठीक है। अभी मैं द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बी की बात करते हैं, तो बी के लिए कितना चलना पड़ेगा आपको, ये कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3r, तो 3r आप चलो बी तक पहुंचने के लिए और फिर वापस r चल लो तो आप बी के सेंटर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कितना होगा 3r और फिर r, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पहुंचना है साहब, यहाँ पहुंचना है, तो क्या करें, ये हुआ आपका कितना 2r, ये कितना हुआ, ये तो 2r हो गया, x की वैल्यू तो कितनी आ गई 2r, है ना। अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी, देखो ये आपके पास आ गया यहाँ तक तो r, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा r प्लस r, 2r 3r, ठीक है। 3r हो जाएगा, जो कि 3r गलत होगा। क्यों 3r क्यों गलत होगा, क्योंकि 3r डिस्टेंस नहीं है, वैसा लग रहा होगा आपको, प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन वो 3r डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करें हम भाई, हम बनाते हैं कि ए एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है आपके पास, कैलकुलेट करना है हमें ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी 2r के बराबर थोड़ी होगी यार, ये दूरी 2r के बराबर थोड़ी होगी, ये दूरी हम मान लेते हैं कि h के बराबर है, ठीक है। ये r है और ये r है, तो ये दूरी जरूर 2r के बराबर है, ये दूरी 2r के बराबर है ना, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हो कि ये एंगल, ये बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 2r cos 30, जो कि किसके बराबर होगा 2r इंटू √3/2, h की वैल्यू कितनी आई √3r,
h की वैल्यू कितनी आई √3r, तो ये r हम चले, ठीक है, और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने r प्लस √3r चला, तब हम यहां पर पहुंचे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें, तो √3r हमारे पास यहां से आ जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं मास की। द्रव्यमान हमें नहीं दिया है। द्रव्यमान आप समझ सकते हो कि जितना एरिया होगा ना उस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा द्रव्यमान, जितना एरिया होगा उस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा द्रव्यमान, है ना। तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू सम k इंटू ए स्क्वायर, k इंटू ए स्क्वायर के बराबर, k इंटू ए, नॉट ए स्क्वायर, k इंटू ए, ठीक है। जितना एरिया उतना द्रव्यमान, तो हम यहां पर ले लेते हैं इसका जो मास होगा वो होगा k इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका भी मास k इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका भी मास k इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी इसमें तो तीनों में सेम आ रहा है, हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे जिनके अंदर मास अलग अलग आएगा एरिया के कारण, ठीक है। तो वो वाले एग्जांपल करने के लिए हमने यहीं पर ये वाला कंसेप्ट को सीख लिया। चलिए अब करके देखो, अब तो कैलकुलेशन है बस। तो XCM कितना आएगा, तो ये के सब जगह से कट जाएगा, नहीं लिखना चाहो के तो भी आप नहीं लिख सकते हो, वैसे हम पहली बार में लिख लेते हैं। तो m1x1 k इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस इंटू इसका r, ये r छोटा क्यों लिख दिया, वहां बड़ा लिखा है छोटा लिखा है, सब जगह बड़ा करवा, बड़ा ही लिया था हमने स्टार्टिंग से ही, ठीक है। कैपिटल आर है, k इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस k इंटू पाई आर स्क्वायर m2x2 इंटू 3r प्लस k इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया मास, और ये नीचे 2r, ठीक है। ये हो गया आपका m1x2 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 विच इज 3 इंटू k पाई आर स्क्वायर। अब ये k पाई आर स्क्वायर सब जगह से कट जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने एक बार करके देख लिया, हम अगले में नहीं करेंगे। तो XCM कितना हो जाएगा, r प्लस 3r प्लस 2, 5r 6r, 6r बटे 3 यानी कि 2r, ये तो आपका XCM आ गया, ठीक है। YCM में पता कर लो, YCM कितना होगा, y सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मास इंटू दिस और मास इंटू दिस अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो आप इसको तो यहां से हटा दो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं r प्लस √3, ये कितना हुआ, ये √3 प्लस r है, √3r प्लस r अपॉन टोटल मास कितना था 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऊपर कट जाएगा के पाई आर स्क्वायर कट जाएगा ऊपर, तो इतना हमारे पास मिल जाएगा। YCM जो आएगा वो होगा 3r प्लस √3r अपॉन 3, ठीक है। अगर डिवाइड करते हो इसको तो √3r कॉमन, √3 प्लस किससे डिवाइड किया मैंने, 3 से डिवाइड किया, मैं 3 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं इसको, r/3 √3 r/3 कॉमन, ठीक है, √3 प्लस 1, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आती है बात समझ में, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं करने को, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास निकाल के पता करें, आपको ये दिया हुआ है, इतनी डिस्क रखी है, इतने स्फीयर रखें, आप सेंटर ऑफ मास बता दें कहां पर लाई करेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको ये टेबल बनानी है और इसको सॉल्व कर देना, खत्म हो जाता है क्वेश्चन, बहुत आसान बिल्कुल एकदम, बस सिर्फ कैलकुलेटिव थोड़े अगर हो तो हो, ठीक है, लेकिन बहुत ही मार्क्स फैचिंग क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर मार्क्स बहुत ज्यादा मिलने की संभावना होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और पैटर्न के सवाल देखते हैं, ठीक है। अब ये तो है, ये आपसे कुछ भी बना के दे देगा, पूछ लेगा, आप बता दोगे, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है ना। अच्छा, एक पैटर्न और देखेंगे। ये क्या है, वाई एक्सिस है आपका और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास, ये एक्सिस है दोनों, है ना। अच्छा, और यहां पर आपने क्या किया है, एक 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 स्क्वायर प्लेट रख दी है यहां पर आपने, ठीक है। आपने यहां पर एक स्क्वायर प्लेट रखी है, ठीक है। अच्छा, इसका जो वैल्यू है, जो चौड़ाई है, जो इस प्लेट की जो साइड है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी मानो वो 2a के बराबर है, ठीक है। स्क्वायर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2a के बराबर है ना। ये भी 2 है और ये भी 2 है, ऑब्वियस सी बात है, 2 है, दोनों टी होंगे, सारी 2 होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मैं क्या करूं, कुछ तो करूं,
ठीक है। अब इसको मैंने 4 भाग में ऐसे लाइन से डिवाइड किया है, ठीक है, काट दिया है, और ये वाला भाग को मैंने हटा दिया है, इसको हटा दिया है, इसको हटाया जाता है, इस वाले भाग को हटाया गया है, ठीक है। तो बची हुई पार्ट कौन सा होगा आपके पास? बची हुई प्लेट कितनी होगी? बची हुई प्लेट आपके पास ये होगी, ये आपकी बची हुई प्लेट होगी, है ना। अच्छा, आपको बताना है कि जो प्लेट बची है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ठीक है, पूरी प्लेट थी तो कहां पर होता? बिल्कुल केंद्र पर होता, ठीक है। वो क्या सवाल बनता है? कोई सवाल थोड़ी बनता। इसमें से मैंने ये जो पार्ट है ये हटा दिया है, ठीक है, ये ए और ए साइड का एक स्क्वायर इसके अंदर से मैंने हटा दिया है। आपको बताना है कि जो पार्ट बचा है आपके पास, जो प्लेट बची है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ठीक है। जल्दी से बता दें कहां पर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास तो वही मेथड है, हम अपनी टेबल बनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी टेबल बनाएंगे। आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपके पास द्रव्यमान है, और आपके पास x कोऑर्डिनेट है, और आपके पास y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? सबसे पहले हमारे पास होगी पहले पूरी प्लेट, ठीक है, पूरी प्लेट, पूर्ण प्लेट जिसमें से कुछ नहीं काटा गया है, ठीक है, ठीक है, ये पूर्ण प्लेट। और दूसरा हम लिखेंगे कटा हुआ भाग, पूर्ण प्लेट और कटे हुए भाग के लिए हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान लिखते हैं। द्रव्यमान के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी? आपको जब बोला है कि प्लेट है, मान लीजिए इस पूरे का द्रव्यमान m होता, ठीक है, पूरे का द्रव्यमान m होता, ठीक है, इस पूरी प्लेट का द्रव्यमान m होता, तो इसमें से अगर मैं इसको निकाल देता तो कितना भाग निकलता, कितना द्रव्यमान निकलता, ठीक है। ये इसका 1/4 हिस्सा है, तो 1/4 मास इसके अंदर से बाहर निकल जाता। इसको और हम कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि एरिया पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो जो m होगा वो k × a के बराबर कुछ होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ, ठीक है। अच्छा देखो, इस यहाँ पर क्या, यहाँ a की वैल्यू रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ, तो m का यहाँ पर कितना मास, यहाँ पर कितना मान हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इसका 4k × a, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि इसका जो एरिया है वो a के बराबर है, तो इसका एरिया कितना होगा? 4a के बराबर होगा, a 4a हो जाएगा, तो 4k मैंने यहाँ पर द्रव्यमान लिख दिया। और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका बात करते हैं। पहले इसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखें। तो इसका देखो x कहाँ पर होगा, तो आप x पर पहुंचने के लिए यहाँ पे 2a चले, और यहाँ पर भी 2a चले, यहाँ पर a चले, और यहाँ पर भी a चले, तो a, a, तो इसका x और y हो जाएगा। ये x और y आपके पास आ गया, इसका a, a, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? अब ये भाग हमने निकाला है, इसके भाग हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान जो होगा वो k × a तो होगा, लेकिन माइनस में होगा, k × a तो होगा, लेकिन माइनस में होगा। या फिर आप चाहते तो इस एरिया को और कैसे लिख सकते थे, क्योंकि इसकी साइड है 2a, इसकी साइड है 2a, तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको बड़ी प्लेट बोलता हूं तो बड़ी प्लेट का मास m बोलता हूं, तो कितना हो जाएगा? k × 2a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4k²। तो आप इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, 4k², क्योंकि हमें साइड दिया हुआ था, तो 4k² ये हो जाएगा, ठीक है। और छोटी प्लेट का कितना हो जाएगा? k², जिस पार्ट को हमने निकाला है। और क्योंकि हमने इसको हटा दिया है, इसलिए हमने माइनस यहाँ पर साइन लगा दिया, ठीक है। हटाया गया मास है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया है ना। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता, अगर ये प्लेट यहाँ पर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता? तो आप यहाँ पर कितना चलोगे? ये आपने चला a, फिर आपने चला कितना, ये कितना, a/2, ठीक है। तो a + a/2 3a/2, और यहाँ पर भी a + a/2 3a/2, तो 3a/2 3a/2 ये आपके पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई। आती बात समझ? अब क्या करना है? कैंसिल, अब क्या करना है, को कैलकुलेट कर लो। तो XUM कितना होगा? देखो, ये आपके पास होगा m1x1, यानी कि 4ka² × a माइनस ka², या फिर अगर आप लिखना चाहते हो प्लस में, तो प्लस ka² विद अ माइनस साइन × 3a/2 अपॉन m1 + m2। m1 कितना है? 4ka² प्लस माइनस ka², ये आपके पास XUM आ गया। तो XUM कितना हुआ? यहाँ से XUM हुआ आपके पास 4ka³ माइनस, थोड़ा इसको काट पीट बचा दे, 4k, चलो जो भी, तो 4ka² a, 4 मत कॉमन लो, ka³ कॉमन ले लो, XUM = ka³ बाहर, 4 माइनस ka³ बाहर, 3/2, ठीक है। 3/2 अंदर बचा, और नीचे क्या बचा आपके पास? 4 - 3, 4 में से 1, 3ka², ठीक है।
तो ये काट पीट मचा दो यहाँ पे, ए से कट गया। एक्स वी एम कितना आ गया आपके पास 6 माइनस 3 तो 4 8 माइनस 3 5 5 बटे 2 इंटू 3a 5 बटे 6। ये तो आपके पास एक्स वी एम की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप वाई सी एम कैलकुलेट कर लो। वाई सी एम कितना हो जाएगा देखो, वाई सी एम हो जाएगा आपके पास 4ka² इंटू ए प्लस माइनस ka² इंटू 3a/2। वही तो है कोऑर्डिनेट, ये भी तो नहीं आ जाएगा 5a बटे 6, ठीक है। नीचे 3ka² बचेगा, है ना। तो 4 माइनस 3 बटे 2, 8 माइनस 5 3, 5 बटे वही बचेगा 5 बटे 6, ठीक है। वाई सी एम भी इतना ही आ गया क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कटे हुए भाग को निकालने के बाद जो बची हुई प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास 5 बटे 6a, 5 बटे 6a पर आ जाएगा। तो आंसर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे यहाँ पर, ये होंगे 5 बटे 6a, 5 बटे 6a। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, ठीक है। क्या मुश्किल है इसके अंदर, कुछ आसानी से कर सकते हैं आप, है ना। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में देखे हैं। क्वेश्चंस क्या, हमने कॉन्सेप्ट सीखा है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है। और ये जो टेबल वाला मेथड हमने एक बनाया है, जो किया है, इसको बहुत अच्छे से एकदम मन में बैठा लेना है ताकि आपको कोई सवाल आपका गलत ना हो, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सवाल गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।